मॉडर्न इंडिया की आज की क्लास के ऊपर अगले पूरे महीने के कम से कम 15 क्लासेस डिपेंड रहेंगी। आज हम शुरू करते हैं जिसको बेसिकली कहते हैं मॉडर्न इंडिया। जो पहचान है मॉडर्न इंडिया की, जिसे आप कहते हैं 57 के बाद का भारत। अब बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा तुम लोगों को, ताकि तुम्हें एक बेस समझ में आ जाए। अगले 15 दिन की सारी क्लासेस इन 1-2 दिन की क्लासेस के ऊपर डिपेंड रहेंगी। जैसे हिस्ट्री बेसिकली ना एक कहानी होती है, जिसकी समझ में वो कहानी आ गई उसको बाकी सारी घटनाएं अपने आप समझ में आ जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे 57 के बाद का भारत। जब भी क्वेश्चंस उठते हैं हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री आप जानते हैं 3 पार्ट में है, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न। मॉडर्न के क्वेश्चन हमारी आज तक की जिंदगी को भी प्रभावित कर रहे हैं। जैसे एक बहुत छोटी सी बात करती हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ की जब भी बात आती है, जैसे आप कहते हैं राजनीतिक दल, तो इनमें आपके दिमाग में आता है इंडिया का सबसे पहला ताकतवर दल, जिसे आप कांग्रेस के नाम से जानते थे। आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही, वो कांग्रेस थी जिसके गांधी थे, नेहरू थे, जिस कांग्रेस पार्टी के सारे सुभाष चंद्र बोस जैसे पढ़े लिखे तेज दिमाग लोग भी जिस दल के साथ जुड़े, उस दल को नाम दिया गया था कांग्रेस। तो आज की कांग्रेस से इसको मत जोड़ना, ये ओरिजिनल है तो ये भी कांग्रेस ही, लेकिन ये तो उसके पद चिन्हों को 1% भी फॉलो नहीं कर पाई। ये एक ऐसा दल था जिसने राजनीति में बहुत ताकत के साथ एंट्री की और हर आदमी सेफ फील करता था जो कांग्रेस का मेंबर था। जिसने कांग्रेस का दामन पकड़ा वो कभी दुखी नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस का एक दबाव था, इसके पास सबसे बड़ी ताकत थी, जनता इसके साथ खड़ी थी। उस जमाने की सारी जनता, भारत के सब लोग, अनपढ़, पढ़े लिखे, समझदार, गरीब, अमीर, जवान, बुजुर्ग, एक टाइम पर सारी जनता किसकी सहयोगी थी? जिसके साथ जनता है उसी का सिक्का चलता है। तो उस ज़माने में जैसे आज बीजेपी आपको दिखती है, उस ज़माने में बीजेपी तो थी ही नहीं, इकलौती बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। और भी थी लेकिन वो कमज़ोर थी। 57 के बाद के भारत में सबसे पहली बड़ी एंट्री होती है 1885 के सन की, 1885, क्योंकि हिस्ट्री में ये सन गिना जाता है कांग्रेस के उद्भव का, कांग्रेस की स्टार्टिंग का। इस साल में जाके एक आदमी था अंग्रेज़ A.O. ह्यूम। इस अंग्रेज़ ने, बहुत लोग कहते हैं कि ये प्लान्ड तरीके से काम किया गया, ऐसा माना जाता है कि A.O. ह्यूम, ऑक्टेवियन ह्यूम इसका नाम था, एक्चुअल में ये स्कॉटलैंड का था। और स्कॉटलैंड आप जानते हैं, जो ये 3 हिस्से हैं, इन हिस्सों पर इस पूरे इसको ये मान लीजिए वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा, इन 3 को मिला के हम लोग नाम देते हैं यूके। ये जो मैंने देखो कलर कर दिया, ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम। ये लगभग 2.5 मान लें हम इनको, क्योंकि ये तो पूरा है जिसको आप कहते हैं इंग्लैंड, इसे आप कहते हैं स्कॉटलैंड और इसे आप कहते हैं आयरलैंड। आयरलैंड पूरा शामिल नहीं हुआ, आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा यानी नॉर्थ हिस्सा आयरलैंड का, प्लस पूरा स्कॉटलैंड, प्लस पूरा इंग्लैंड, इनको मिलाकर कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। किंग मतलब राजा, राजा का राज्य। तो ये संयुक्त राज्य है, अमेरिका नहीं है ये यूके, यूनाइटेड किंगडम, वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी में से सबसे ताकतवर आप एक नाम दे देते हैं जिसको आप कहते हैं ये ग्रेट ब्रिटेन है। आपने ये नाम सुना होगा, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। इनमें अंतर क्या है? ग्रेट ब्रिटेन का मतलब है इनको ऐड कर लो। इसमें एक और आता है नीचे छिपा हुआ, वेल्स, कहीं कहीं वेल्श SH भी लिख देते हैं, वो यही है। तो ये वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, अगर इन सबको मिलाते हो तो ये कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। और अगर इनमें पड़ोसी आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा भी शामिल कर लेते हो तो तुम इसका नाम लिख देते हो, ये है क्या लिख दिया था अभी मैंने, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये इंग्लैंड एक छोटा हिस्सा है, स्कॉटलैंड भी एक छोटा हिस्सा है और आयरलैंड भी। इनमें से 2 पूरे और 1 का ऊपर का हिस्सा जोड़ के यूके कहलाता है। वापस चलते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पढ़ना। तो हमारे ऊपर राज था यूके का, कह लो महारानी इन्हीं को रिप्रेजेंट करती थी। इंग्लैंड का कह लो छोटा सा शहर है, ब्रिटेन कह लो वो एक हिस्सा है, या ग्रेट ब्रिटेन कह लो। तो वहीं के स्कॉटलैंड के एक रिटायर्ड, उस जमाने के, आज के IAS, तब IAS रैंक नहीं था, तब कहलाता है सिविल सर्वेंट। तो ब्यूरोक्रेसी जिसको तुम आज कहते हो, जिसको तुम IAS कहते हो, उसी फील्ड में
उसी रैंक का नाम तब इंडियन सिविल सर्वेंट्स हुआ करता था। तो इंडियन सिविल्स, अभी भी बहुत लोग नहीं कहते सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो वही तो वर्ड है। तो इंडियन सिविल सर्विसेज में एक आदमी स्कॉटलैंड का आया जिसने काम किया, जो रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद इसने कहा एक संस्था बनानी चाहिए जो सब इंडियंस को अपने में समाहित कर ले, हर इंडियन को फील हो कि ये मेरी संस्था है। और इसने ये थॉट दिया, एओ ह्यूम ने, विदेशी है, इसने कहा कि हमारे देश में एक पार्टी बननी चाहिए। आगे जाके उसका नाम क्या रख दिया गया? कांग्रेस। कांग्रेस जब बनी तो हम भी फील कर रहे थे कि हाँ, कोई दल हो जो मेरी, तुम्हारी, हमारी, गरीबों की, किसानों की, बाकी जनता की बात को अंग्रेज़ों के सामने रख सके। ये बात कहाँ से आई? हमारे ऊपर पहले एक कंपनी ने राज किया जिसका नाम था BEIC। इस BEIC को, प्राइवेट कंपनी जिसका टारगेट ही प्रॉफिट कमाना था, इसने हमारी बात कभी सुनी नहीं और इसलिए हमें क्रांति करनी पड़ी। हमने 57 की क्रांति के बाद 1858 में कंपनी का राज हटा के और हमारे ऊपर राज चल पड़ा था महारानी ब्रिटेन का, जिसे हम कहते हैं ताज का राज। महारानी ने कहा मैं तो फ्री नहीं हूँ, ना ही महाराजा फ्री हैं, तुम्हारे यहाँ एक पोस्ट बना दी वायसराय। और हम अच्छी तरह जानते हैं इंडिया का पहला वायसराय क्या नाम था उसका? उस बेचारे का नाम ही बदनाम हुआ, उसने क्रांति के लिए कुछ नहीं किया। क्रांति करवाई थी किसने? लॉर्ड डलहौजी। लेकिन उस आदमी का जिसके टाइम में क्रांति हुई उसका नाम था कैनिंग। ये पेपर में आता है। 57 की क्रांति के समय तुम्हारा गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये गवर्नर जनरल भी है। और जब ये पोस्ट का नाम बदला तो इस पोस्ट का नाम हो गया वायसराय। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही आगे जाके क्या बन गया? वायसराय। तो ये वायसराय मतलब इन प्लेस ऑफ किंग। तो ये आदमी, इसने कुछ नहीं किया था, ये तो आया ही 1856 में था, तब तक तो क्रांति की मशाल जल पड़ी थी। तो इसका सिर्फ नाम बदनाम है, क्रांति इसके टाइम में हुई है। कौन सी क्रांति? 57 की। महारानी ब्रिटेन ने कहा भाई इसने कुछ थोड़ी ना किया है, इसकी पोस्ट ऐसे ही रहने दो, बस इसका नाम बदल दो, पोजीशन का नाम बदल दो। तो गवर्नमेंट, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम क्या कर दिया? वायसराय। कैनिंग कुछ साल रहा, फिर लोग आते रहे, बदलते रहे, महारानी ब्रिटेन के प्रति वो सब वफादार थे। अब BEIC का राज महारानी के हाथ में आ गया। महारानी ने वो राज वहाँ से किसको पकड़ा दिया? वायसराय को। तो वायसराय के टाइम में बदलेंगे, अभी एक नौकरी कर रहे हैं ये। तो एक आदमी था जिसका नाम था लॉर्ड। उन सबके नाम के आगे क्या लगता था? क्योंकि वो आते थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स से, हमारी जैसी राज्यसभा उनकी हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो एक आदमी का नाम था लॉर्ड डफरिन, ये पेपर में आता है। इसके टाइम पे हमारे यहाँ पर, जब ये हमारे यहाँ वायसराय था, एक बहुत बड़ी पार्टी का जन्म हुआ, जिसे क्या कहते हो? तो एक क्वेश्चन दो तरीके से आएगा। वो पूछेंगे किस वायसराय के समय काल में या किस वायसराय के कार्यकाल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो नाम आएगा लॉर्ड डफरिन। वो कहेंगे किसके कारण बनी, तो उसका नाम आएगा A.O. ह्यूम। ये यहाँ राज नहीं कर रहा, ये तो रिटायर्ड अफसर है। इसने थॉट दिया कि भैया एक ऐसी पार्टी हो जहाँ तुम जाके, तुम सब इंडियंस जाके अपनी बात रख सको। अब जैसे मैं और तुम थे, हम वायसराय के दफ्तर में अगर जाते तो हमें बाहर भगा देते थे कि भागो यहाँ से, तुमसे नहीं मिलेंगे, वायसराय इतना फ्री है। ये मान लो आज तुम जाओ राष्ट्रपति भवन के बाहर कि मुझे राष्ट्रपति से मिलना है या PM से, तो क्या मिलेंगे? वो हमसे नहीं मिलते ना। ऐसे ऐसे नॉर्मल, अब तुम सोचो 150 करोड़ की आबादी में हर आदमी मुंह उठा के जाएगा मुझे राष्ट्रपति से मिलना है, तो उसको बहुत काम है। वैसे भी ये पॉसिबल नहीं है, कोई बड़ा आदमी पोजीशन पे जो बैठा है उसको बहुत काम होते हैं। तो 150 करोड़ लोग ये कहने लगे कि हमने इसको बनाया है और हम मोदी जी से मिलेंगे क्योंकि हमने ही तो बनाया है, तो उनको बहुत काम है, वो इतने फ्री बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर एक बड़ा संगठन जिसमें कम से कम 10, 20, 50 लाख लोग हैं, उसका रिप्रेजेंटेटिव जाके कहे कि जी मैं इस संगठन का अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ 50 लाख लोग हैं, तो क्या मोदी जी टाइम दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे। संगठन में अगर आप इकट्ठे हैं तो आपको किसी भी बड़े आदमी का टाइम मिल सकता है, लेकिन अगर आप पर्सनली जानते हैं कि जी मैं ये हूँ, तो वो आपको वहाँ से घुसने भी नहीं देंगे, भगा देंगे, क्योंकि उनके पास ऐसे बेटा करोड़ों लोग आते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं महिला संगठन से हूँ या मैं किसी जो है SC ST संगठन की तरफ से हूँ, तो फिर मोदी जी को मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक आदमी नहीं है, उसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों की ताकत है। तो
तो ऐसी ताकत हर आदमी को चाहिए कि मैं किसी संगठन का मेंबर बन जाऊं। अब हमारे पास कोई ताकत थी नहीं। जब हमने क्रांति की उसके बाद तो हमारे बड़े बड़े सारे लीडर्स या तो जेल में थे या फांसी के तख्ते पे लटका दिए गए थे, तो हमारे पास कोई लीडर नहीं था। हमें ज़रूरत थी एक संगठन बने जिसके कि हम मेंबर बने। ये विचार हमारे सामने कौन लेकर आया? तो हमें ठीक लगा। कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, ह्यूम बहुत चालाक था, इसने जानबूझ के कांग्रेस बनवाई ताकि लोगों का गुस्सा, जनता का गुस्सा कांग्रेस में जाके, एक जैसे तुम बैठे हो, हम सब बैठे हैं, अब हम यहाँ बैठ के सरकार की नीतियों के ऊपर कुछ भी जो गलत कर रही है सरकार डिस्कशन कर सकते हैं, बुरा भला बोल सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। उससे पता है क्या फ़ायदा होता है? लोगों के मन में वो जो एक होता है ना जहर, वो घुला नहीं रहता, वो ज़बान के माध्यम से बाहर आ जाता है। तो अगर किसी को अपने विचार बाहर निकालने का मौका मिले तो उसके विचार बाहर निकल के उसके मन में जहर भरते नहीं हैं, बाहर निकल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के मन में विचार दबते 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 बहुत भयानक तरीके से बाहर आएंगे तो वहाँ के लोग बड़े लेवल पे क्रांति, मर्डर और ऐसे काम करेंगे। तो कांग्रेस ने फील किया कि 57 की क्रांति इनके मन का जहर था, इंडियंस के मन का, और ये फिर बाहर निकलेगा। क्यों ना इनको ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ जाके ये बेशक हमें गालियाँ दें, बुरा भला कहें, लेकिन इनके मन का जहर टाइम टू टाइम बाहर आता रहे ताकि ये हमें नुकसान ना करे। बहुत लोग ऐसा मानते हैं ए.ओ. ह्यूम ने अपनी सरकार को बचाने के लिए, हमारे गुस्से से, उस क्रांति से बचाने के लिए कांग्रेस बनवाई ताकि कांग्रेस में जाके लोगों की सारी मन की भड़ास निकल जाए। हो सकता है एक पॉइंट ये भी रहा हो, इसीलिए इसको कुछ लोग कह देते हैं कि ये इनका सेफ्टी वाल्व था। सेफ्टी वाल्व, अब ये क्या होता है? प्रेशर कुकर को आपने देखा होगा घर में जिसमें खाना बनता है, उसके जहाँ उसका ढक्कन फिट करते हैं ना, उस ढक्कन के हाँ बिल्कुल नीचे ना एक गोल गोल सा छोटा सा, बहुत छोटा सा ऐसे ना ये होता है। इस पे ध्यान भी नहीं जाता बहुत लोगों का। ये क्यों होता है वहाँ पर? ताकि वहाँ पे अगर कभी किसी कारण से मान लो विसल है, जो सीटी है कुकर की, उसमें दाल का दाना अटक गया, किसी ने ढंग से साफ नहीं की, तो फिर वो विसल बजेगी नहीं। उस कंडीशन में क्या होगा? प्रेशर कुकर है, प्रेशर बनते 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 वो ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। वो मिस हैपनिंग ना हो इसलिए उसमें सेफ्टी वाल्व लगा दी जाती है। वो क्या करेगी वाल्व? अगर किसी कारण से वो नहीं, उसकी सीटी बजी है, तो उसमें वो वाल्व एक प्रेशर के बाद, एक टेम्परेचर के बाद अपने आप अंदर गिर जाएगी, और वहाँ जो छेद होगा ना उसके गिरने के बाद, ऑलरेडी है वो निकल जाएगा प्रेशर। लेकिन कई बार जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ जब खरीदो तो ISI मार्क खरीदो। प्रेशर कुकर के पीछे देखना, जहाँ उसकी तली होती है वहाँ नीचे लिखा होता है ISI मार्क। अगर आप ISI मार्क नहीं लेते तो सस्ती चीज़ मिलती है, लेकिन ऐसी चीज़ें बहुत बार फट जाती हैं या नुकसान कर देती हैं। तो जैसे हम लोगों की सेफ्टी वाल्व वो प्रेशर कुकर में लगी है, ऐसे मन की भी सेफ्टी वाल्व चाहिए। आपके मन में जो विचार हैं, जो बातें हैं, वो बाहर निकले। तो लोगों के मन की सेफ्टी वाल्व कोई संस्था हो सकती है जहाँ जाके वो अपने हक की बात करें या गुस्सा निकाल दें या उनके मन में जो जहर है किसी के प्रति उसको उगल दें। तो इसीलिए ए.ओ. ह्यूम ने अपनी सेफ्टी के लिए सेफ्टी वाल्व के रूप में पार्टी बनवा दी, ऑर्गेनाइजेशन बनवा दी, संस्था बनवा दी। नाम क्या दिया गया? कांग्रेस। तो ए.ओ. ह्यूम का अपना चलो फायदा था, तो भी तो हमें भी तो फायदा हुआ। हमें संस्था मिल गई, हमें वायसराय के घर जाने का मौका मिल गया, इस कारण वायसराय हमारी बात सुनने लगा। एक एक की बात तो कोई नहीं सुनता। तो चाहे अच्छा कहो बुरा कहो, फाइनली हम कह सकते हैं कि कांग्रेस एक ताकतवर दल बनकर उभरा। इसका थॉट किसने दिया? ए.ओ. ह्यूम। कौन था ऐसा आदमी? ये रिटायर्ड उस जमाने का सिविल सर्वेंट है। किस देश का है ये? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड इंग्लैंड सेम है या अलग अलग? अलग अलग। लेकिन इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा इज इक्वल टू यूनाइटेड किंगडम। तीनों की हेड महारानी है, तो एक तरह से महारानी का फायदा सोचने वाला आदमी होगा ए.ओ. ह्यूम। और फिर ये संस्था कब सामने आई? 1885 में। इसमें आपके देश को कौन संभाल रहा था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन आपके पूरे देश की बड़ी पोस्ट पर बैठा है। क्या है ये? वायसराय। ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। वो वायसराय नहीं है, वो एक अफसर है। जैसे मैं आज की बात करूं, वायसराय की जगह आपका PM या राष्ट्रपति, एक अफसर की जगह किसी जिले का कलेक्टर हो सकता है, कोई DC हो सकता है, अपने जिले के फायदे के लिए काम करे। तो अगर पूछे विचार किसने दिया तो ए.ओ. ह्यूम ने, लेकिन किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड डफरिन का। क्रांति किसके टाइम में हुई थी? ये कैनिंग के टाइम में। कांग्रेस किसके टाइम में बनी है? डफरिन। 2 क्वेश्चन बन गए ये। वो पूछेंगे 57 की क्रांति, तो किसका नाम टिक करोगे? हाँ, ये आते हैं क्वेश्चन, इसलिए बता रही हूँ। क्रांति किसके समय हुई है? कैनिंग।
क दोनों में सेम है। देखो क क्रांति, क कैनिंग, ये आदमी 2 पोस्ट पर बैठा, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। और जब आपके देश की सबसे ताकतवर मजबूत पहला संगठन बना कांग्रेस, तब आपके यहाँ टाइम था लॉर्ड डफरिन का। इनमें कंफ्यूज मत होना, ये घटना है 1885 की, ये घटना है 1857 की। क्रांति की बात कर रहे हैं। ये आदमी 56 में आया था, 56 में डलहौजी गया था। कलेश का सारा बीज कौन बोके गया? डलहौजी ना। लैब्स की नीति किसकी है? हड़प्पने की, डलहौजी की। लेकिन भाई क्रांति किसके काल में हुई तो नाम इसका चलता है। दोनों पॉइंट क्लियर? क्रांति में आएगा कैनिंग और कांग्रेस में कौन आएगा? डफरिन। कांग्रेस में डफरिन। कांग्रेस बनाने के पीछे थॉट किसका था? ये एओ ह्यूम कौन है? ये सिविल सर्वेंट है उस जमाने का। किस देश का? स्कॉटलैंड का। इस तरीके से आपके देश में एक ताकतवर मजबूत पार्टी उभर कर आई कांग्रेस। अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम पता है क्या था? इंडियंस के मन में कैसे भरें कि कांग्रेस इंपॉर्टेंट दल है और तुम सबका है, क्योंकि बनाने वाला तो अंग्रेज है। हम अंग्रेजों को हमेशा शक से देखते थे कि ये गड़बड़ करेंगे। तो ये मन में भरने का सबसे पहला तरीका था कि इसके मेंबर्स बढ़ा दिए जाएं। अब मेंबर्स बढ़ाने के लिए काम करना होता है। तुम देख रहे हो आज भी पार्टीज अपने मेंबर बढ़ाती हैं, जगह जगह इनकी शाखाएं होती हैं, कार्यालय होते हैं। देखा नहीं गांव-गांव में जजपा कार्यालय और ये इंडियन नेशनल लोकदल कार्यालय। क्या करते हैं वहां बैठ के कुछ लोग प्लानिंग करते हैं कि भाई इस पूरे शहर के इस इलाके में अपने कार्यकर्ता हमें भेजने हैं। घर घर जाकर डोर टू डोर चलाते हैं लोग। फिर वहां जाके वो बैठेंगे जहाँ 4 लोग बैठे हैं, बातें करेंगे, जी हमारी पार्टी ऐसी है, आप इसके मेंबर बन जाओ। ऐसे करके ये अपने कार्यकर्ता बढ़ाते हैं। तो शुरू में जब इसकी बैठक हुई तो हर आदमी तो नहीं जानता कांग्रेस कौन। कुछ पढ़े लिखे लोगों के कानों में डाला कि भैया एक संस्था संगठन तुम्हें चाहिए अपने देश के लिए। ये बाकी करोड़ों लोग हैं बेवकूफ, इनमें समझ नहीं है, लेकिन तुम पढ़े लिखे हो, एक संस्था बनाते हैं। और 28 दिसंबर फाइनल हुआ 1885 को। तुम सब पहुंच जाना मुंबई, एक बड़ी बैठक करेंगे। बैठक कहाँ होगी? तो एक आदमी था, उसने स्कूल बनाया था। उसने अपने 2 बेटों के नाम पे स्कूल का नाम रखा था। नाम था गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ये पेपर में आ जाता है इसलिए बता रही हूँ। ये फर्स्ट बैठक है कांग्रेस की। आज कांग्रेस के पास पूरे देश में दफ्तर हैं, लेकिन तब दफ्तर थोड़ी ना थे, पैसा ही नहीं था, आदमी नहीं थे। तो पूरे देश में प्रचार प्रसार करके कहा कि पढ़े लिखे लोग, एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, वहां पहुंचे। तो पढ़े लिखे पूरे देश में से महज 72 लोग यहाँ गए, 72 सदस्य पहुंचे, 72। उस जमाने में 72 भी बहुत बड़े थे, क्योंकि किसी को बुलाना बड़ा मुश्किल काम था। इन 72 लोगों ने जाके इस स्कूल कॉलेज जो भी था, ये संस्कृत महाविद्यालय गोकुलदास तेजपाल, यहाँ जाके इनका बैठने और रुकने का 3 दिन का इंतजाम किया गया। और इसे कहते हैं, ये कांग्रेस की पहली बैठक थी। तो कहाँ संपन्न हुई ये? 28, 29, 30। महज कितने आदमी पहुंचे? 72। इन सब ने इकट्ठे होकर, जैसे तुम बैठे हो, मान लो ऐसा ही पहला दिन था, इन सब ने कहा कि भैया हम अपना सबसे पहले अपना एक हेड बनाते हैं। 3 दिन तक सारे कामों को वो हेड के रूप में काम करेगा। जैसे कोई भी काम करने के लिए ज़रूरी है कि आपका एक नेता हो। बिना नेता के टीम कैसे बनेगी? जो आपकी क्रिकेट की टीम है उसको भी कैप्टन चाहिए ना। खेलते तो सभी हैं, लेकिन कैप्टन तो चाहिए, क्योंकि वो डिसीजन मेकर होता है। तो ऐसे इन 72 ने कहा भाई एक बना लो हेड। हम में से ही ये हेड बनाया गया व्योमेश चंद्र बनर्जी को। कौन था पहला हेड? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। जैसे तुम बैठे हो ऐसे ही सब बैठे थे, जैसे मैं, मान लो हम सब इकट्ठे हुए पहले दिन। तारीख है 28 दिसंबर 1885। हम 72 लोग आए और हम में से मैं मान लेते हैं मुझे हेड बना दिया WC बनर्जी। अब सारे काम का जिम्मा मेरा है, काम तो सभी करेंगे, लेकिन एक होती है जिम्मेदारी। WC बनर्जी इसके हेड बने और फिर सबने कहा भाई एक काम करेंगे, अपने अपने एरिया में जाके कम से कम 4-4, 5-5, 10-10 लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, उनको कांग्रेस का फंडा समझाएंगे, कांग्रेस के मेंबर क्यों बने ये बताएंगे। फिर वो 10 जाके 10-10 को और जोड़ेंगे। तो ऐसे चेन बनते बनते पूरे देश में फैल जाएगी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की। तो इन 72 सदस्यों ने 3 दिन तक बैठक की, अपना हेड मान लिया WC बनर्जी को, और फिर गए कि अगले साल फिर से आएंगे। जब अगले साल ये लौट कर आए ना, तो ये 400 प्लस लोग थे।
उससे अगले साल जब ये लौट कर आए तो ये 800 प्लस, फिर 1600, फिर तो बढ़ते गए, फिर संख्या नहीं लिखी। ये सिर्फ ये बता रही हूँ कि एक आदमी अगर ठान ले कि मुझे काम करना है तो देखो स्पीड कैसे बढ़ती है। जिस संस्था का एक आदमी नहीं था, पहले 72 बने और 72 से वो चेन आज करोड़ों करोड़ों लोगों तक फैल गई। हर पार्टी ऐसे ही धीरे धीरे डेवलप होती है। तो इंडिया की पहली बड़ी पार्टी कौन सी बन रही थी? कितने मेंबर आए पहली बैठक में? कहाँ बैठक हुई है? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। यहाँ एओ ह्यूम भी प्रेजेंट थे, लेकिन एओ ह्यूम इसके हेड नहीं बने, हेड इंडियन को बनाया। फिर एक बड़ा चैलेंज था कि इंडिया में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अलग अलग हैं, सबको इसका मेंबर कैसे बनाएं? क्योंकि मान लो गांव में जाके ये 72 लोग कहते कि आप इसके मेंबर बन जाओ, तो मुसलमान बोले हम क्यों बने, ये पार्टी होगी तुम्हारी, हम क्यों बने? तो ज़रूरी था कि स्टार्टिंग में इसके हेड हर कम्युनिटी के बना दें। इसीलिए स्टार्टिंग में जो इसके हेड बनाए गए वो लगभग सभी कम्युनिटीज़ को ऐड कर लिया। जैसे मुसलमानों के एक आदमी को इसका हेड बना दिया, एग्जाम में उसका नाम आता है, उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। तो इससे सब मुसलमानों को क्या लगेगा कि भाई हमारा हेड है, ये पार्टी हमारी भी बात करेगी। ऐसे अलग अलग करके कि भाई एक किसी उसका, जैसे एक अंग्रेज को बना दिया जॉर्ज यूले भी लिख देते हैं, यूल भी लिख देते हैं, जॉर्ज यूले या जॉर्ज यूल, ताकि कुछ अंग्रेज जो इंडियंस का भला चाहते हैं उन्हें भी लगे कि चलो हम भी कांग्रेस की मीटिंग में चलते हैं। आगे जाके आएंगे नहीं, लेकिन ये एग्जाम में आ जाएगा। इसमें मुस्लिम अध्यक्ष बनाए, हिंदू अध्यक्ष बनाए, कोई बंगाल साइड के बना दिए, जैसे बनर्जी बंगाल साइड के थे। ऐसे कर करके हर एक के मन में डाल दिया कि कांग्रेस हमारी है और हमें इसको आगे बढ़ाना है, इसके लिए काम करना है। इसका मतलब पूरे देश में सबसे ताकतवर पार्टी कौन सी बन के उभरी? क्योंकि सारी कम्युनिटीज़, हर धर्म के लोगों के मन में ये बात डाल दी कि देखो तुम्हारे हेड बनाए ना, जॉर्ज यूले बने, बदरुद्दीन जी बने। अगर हिंदू मुसलमान को हेड बना सकते हैं तो मुसलमानों की पार्टी है ये, मुसलमानों को डरना नहीं है। ऐसा करते करते कांग्रेस के मेंबर हर साल बढ़ते गए। इन्होंने काम क्या किया? इन्होंने कहा कि भाई क्यों इकट्ठे हो रहे हैं हम, हर साल क्या करते हैं हम 3 दिन तक यहाँ टेंट लगते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं, इसलिए इकट्ठे नहीं हो रहे हम। हमें अपनी बात बहुत तमीज़ से, तहजीब से किसके सामने रखनी है? वायसराय। और कौन सी बात रखेंगे? जिसमें हमारे देश के लोगों का हित हो। अब हमारी जनता जाके वायसराय के दफ्तर में जाएगी तो उनको डंडे मार के भगा देंगे। हमें रिप्रेजेंटेटिव बनना है इंडिया का, और वायसराय के कान तक जो बात जाएगी तो उसका तरीका ये होगा कि हम एक बहुत अच्छी भाषा में एप्लीकेशन लिखेंगे और हम में से 5 या 7 लोग इकट्ठे होकर बड़े और हम जाके वायसराय के दफ्तर में जाएंगे और हम कहेंगे हम कांग्रेस के नेता हैं और हम मीटिंग चाहते हैं, और हमारे पीछे हम नहीं हैं, हमारे पीछे करोड़ों लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे। तो अपने आप वायसराय हमसे मीटिंग करने को तैयार हो जाएगा। हम उससे बातचीत करेंगे, फिर हो सकता है हमारी बात वो भूल जाए निकलने के बाद, इसलिए हम पहली एप्लीकेशन लिख के ले जाएंगे और वो एप्लीकेशन उसके सामने रख देंगे। अब इसमें हमें जो चाहिए, जो हम चाहते हैं देश में करवाना, वो इस एप्लीकेशन में लिख देंगे। अच्छा थॉट था, चल भी सकता था। वायसराय इनकी बात पे क्यों ध्यान देगा? क्योंकि इनके पीछे यूथ भी है, इनके पास औरतें, आदमी, बच्चे, सबकी ताकत है। तो वायसराय तक हम इंडियंस को पहुंचाने का काम इस पार्टी ने किया, और इस पार्टी की एक समिति बनती थी, वो अपनी एप्लीकेशन लेके और इसके दफ्तर पहुंच जाती थी। अब ये कहाँ बैठता था? वायसराय या तो कलकत्ता में मिलेगा, और आगे जाके जब आपकी राजधानी नई दिल्ली बनेगी तो ये नई दिल्ली में बैठेगा। स्टार्टिंग में वायसराय कहाँ बैठता था? कलकत्ता। तभी तो जी आए था, लेकिन कलकत्ता में बैठता था, क्योंकि 1885 से वायसराय कलकत्ता में था। 1911 में जाके घोषणा होगी कि भैया अब हमारी राजधानी बनेगी नई दिल्ली, और फिर 1912 से आपका जो हेड है वायसराय, ये कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? नई दिल्ली में। जब ये शिफ्ट करेगा ना तो इसकी बहुत बड़ी, जैसे बारात निकलती है ना, ऐसे बारात सी निकालते हाथी पे सज के आएगा ये। तो इससे कुछ क्रांतिकारी चिढ़ेंगे, वो कहेंगे अच्छा दिल्ली में एंट्री कर रहा है, वो छिपके इसकी बग्गी पे बम फेंकेंगे जब ये हाथी पे बैठा जा रहा होगा। लेकिन इसकी किस्मत तेज थी, वो बम हमारे ही इंडियन को लग गया जो हाथी को चलाने वाला महावत था, और इसको भी लगा, इसके कंधे पे लगा था, यहाँ से कंधा एकदम से जो है वो मांस उड़ गया था। पर ये किस्मत का थोड़ा सा धनी था। एक्चुअली में होता क्या था, निशाना मारना था, अब वो बम फेंकना था, हाथी, आदमी नीचे है,
आदमी को डर भी तो लगता है, पकड़ा जाऊंगा तो पिटूंगा भी, तो हर किसी को डर लगता है। तो वो छिप के देख रहा था, जैसे ही हाथी एंटर करेगा मुझे बम फेंकना है उसके ऊपर। अब वो राजा की तरह से अपने आप को, यहाँ भैया ऐश तो मारते थे, देश हमारा खर्चा हमारा, हाथी सजाया हुआ है, महावत बेचारा हाथी को इंडियन ही चला रहा है, और उसके पीछे राजा साहब वो छतरी सोने की और ऐसे बैठे हुए हैं। तो वो निशाना हल्का सा चूक गया, और वो उस महावत में और उस राजा में थोड़ा ही तो अंतर होता होगा ना, उस महावत को चोट लग गई और उस राजा को, उस वायसराय को कम लगी। तो ये 1912 में अपना उठा के कामकाज कहाँ ले आए थे? नई दिल्ली में। तो फिर ये कांग्रेस वाले इकट्ठे होकर दिल्ली जाते। इन्होंने 20 साल ऐसे ही काम किया, एप्लीकेशन लिखते रहे ले जाते रहे, एप्लीकेशन लिखते रहे ले जाते रहे। अंग्रेज धीरे धीरे ना हैबिचुअल हो गए, और उन्होंने कहा इन बेवकूफ़ों को कोई काम नहीं है, हर साल आते हैं एक एप्लीकेशन उठा लाते हैं 4-6 बात। अच्छा, इनके सामने बड़ा अच्छे ढंग से व्यवहार करते, जो वायसराय होते, बैठते दफ्तर में चाय पानी पिलाते, फिर कहते ठीक है मैं ध्यान दूंगा। जैसे ही दफ्तर से बाहर जाते उठा के कागज़ फोल्ड करते और कूड़े के ढेर में, कि पागलपन है, इनकी बात को कौन सुनेगा। यानी 20 साल इन्हें लगता रहा कि हमारी बात सुनी जा रही है, वो पढ़ते भी नहीं थे हम लिख के क्या दे के आए। 1905 में एक वायसराय थे आपके लॉर्ड कर्जन। इस कर्जन ने सबसे पहला बड़ा स्टेप लिया था, और इसने आपके बंगाल को काट दिया था। कारण क्या था जान लो, आपके देश में सबसे इंटेलिजेंट लोग बंगाल में थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पढ़ाई लिखाई थी। इंटेलिजेंस सीधा संबंध होता है पढ़ाई लिखाई से, किताब पढ़ने से दिमाग तो खुलता ही है। तो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस एक टाइम पर कहाँ थे? बंगाल। क्योंकि वहाँ ना बेटा पैसा था और लोग समझदार थे। जैसे टैगोर के दादा हैं, आज एनसीईआरटी में टैगोर के दादा की पिक्चर है। तुम्हारे मेरे दादा को तो कोई भी नहीं जानता कि उनकी पिक्चर छपे। उनकी पिक्चर मतलब उन्होंने काम किया ना। टैगोर का परिवार, बोस का परिवार, बनर्जी का परिवार, ये कुछ रईस खानदान थे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई पे काम किया, यूनिवर्सिटीज पे पैसा लगाया। इसीलिए बंगाल एक टाइम पर इंडिया का सबसे पढ़ा लिखा एरिया था। और जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो आवाज़ उठाते हैं गलत चीज़ के प्रति। इसलिए आप देखना क्रांति का पहला बिगुल कहाँ बजा था? बंगाल। नौजवान युवा लड़के 16 साल, 14 साल, 15 साल के, वो कहते थे कि किताबें ऐसा बताती हैं कि ऐसा हुआ है, तो हम भी ऐसा करेंगे। धीरे धीरे वो चिंगारी जो थी उनकी जबान से उनके मन तक, और फिर वो एक ज्वाला के रूप में क्रांतिकारियों ने मर्डर्स करने शुरू कर दिए थे। जो ये अंग्रेज है ना, इनके स्टार्टिंग के मर्डर बम्बई और बंगाल की तरफ ज्यादा हुए थे। वो गुस्से में, दिल्ली तो बहुत लेट डेवलप हुआ जब ये राजधानी बना, तो बंगाल की साइड में एजुकेशन का बोलबाला था। और जहाँ शिक्षा घुस जाती है वहाँ से नेगेटिविटी अपने आप हट जाती है। वो फिर तंत्र मंत्र जादू टोने में ज़्यादा नहीं, वो पढ़ाई की बातें सोचते हैं। यही कारण है कि बंगाल को डिवाइड करना ज़रूरी था, क्योंकि बंगाल में जहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहा है ना आदमी, वो क्वेश्चन करेगा। और उनको सबसे बढ़िया तरीका था इस तरीके से काट दो कि उनके कलेश ना निपटें। और ये काटने का काम किसने किया? कर्जन ने। इसको आगे जाके पूर्वी पाकिस्तान बना देंगे जब डिवीजन होगा। आज ये बांग्लादेश है। इस तरफ के लोगों को है ये पूरा बंगाल, लेकिन इसे कहा जाता है पूर्वी बंगाल। और हमारी तरफ वाले का नाम था पश्चिम बंगाल। अब भी तुम लोग जब पढ़ के आए हो, तुम वेस्ट बंगाल ही तो पढ़ के आए हो ना। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि धर्म के नाम पे हमें लड़वा सके। इस तरफ मुस्लिम्स ज्यादा और इस तरफ हिंदू ज्यादा। पहले भी थे, ऐसा तो नहीं कि इसने पैदा किए, तो पहले भी थे, लेकिन पहले हम सब एक थे, हमारे मन में इतनी नेगेटिविटी नहीं थी। इसने 1905 में ऐसा करके और 1906 में यहाँ पर इस इलाके में ये कहा इनको कि ये कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की है, ये तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, तुम्हारा बस एक वो बना दिया बदरुद्दीन तैयब जी, कभी तुम्हारे हक की बात की, ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। तुम अपनी लीग बना लो, नाम रख लो मुस्लिम लीग, नाम में ही दिखाई दे कि तुम्हारी है। इस कांग्रेस में तुम कहाँ हो? कांग्रेस के दिमाग में, ये मुस्लिम लीग के दिमाग में ये आ गया कि हाँ मुसलमानों में हमें मुस्लिम लीग बनानी चाहिए। 1906 में देश में दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बन गया। पहले सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन था, कौन सा? पहले और भी थे, लेकिन वो इतने छोटे थे कि उनका नाम हिस्ट्री में है नहीं। ये ताकतवर संगठन एक ही था, कांग्रेस। अब कांग्रेस से किन लोगों को काट रहे हैं? मुसलमानों को। और क्या बना रहे हैं? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जब बनी ना, तब हमारे देश के कुछ यंग आदमी, उन्हें फील हुआ कि कांग्रेस ने काम नहीं किया और कांग्रेस को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये अंग्रेज। इनमें 3 उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी लड़के, आदमी कुछ भी कह लो क्योंकि उम्र तो हो ही गई थी, लाल, बाल, पाल।
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये उस जमाने के लॉ पढ़े हुए जिन्होंने डिग्रियां ले रखी थी सच में कॉलेज जाके, ये उस तरीके के आदमी थे। इन तीनों ने कहा, इनको हम कहते हैं तिकड़ी थी इनकी, तीनों अच्छे दोस्त थे। अच्छा ध्यान से देखो, तीनों के एरिया अलग हैं। लाला लाजपत राय हरियाणा पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, बाल गंगाधर तिलक बम्बई महाराष्ट्र गुजरात को प्रेजेंट करते हैं, मैं बम्बई लिख देती हूँ, दोनों आ जाएंगे। और पाल जो है ना, ये आपके बंगाल साइड के हैं। एक उत्तर में एक्टिव है, बेटा बातचीत मत करना बीच में बिल्कुल, ये 10 दिन तक फिर पढ़ाई पूरी समझ में नहीं आएगी, ये पूरा बेस है जो आज बन रहा है। एक एक्टिव है उत्तर की तरफ, पंजाब हरियाणा में किसकी ज्यादा चलती है? लाला लाजपत राय की, तभी तो पंजाब केसरी कहलाते हैं। केसरी मतलब शेर, पंजाब का शेर कौन था? लाला लाजपत राय। ये जो तुम्हारे पीएनबी चल रहे हैं ना, पंजाब नेशनल बैंक, ये कॉन्सेप्ट किसका था? लाला जी का। लाला लाजपत राय ने कहा था इनके बारे में, बैंक के बारे में। बंबई में कौन एक्टिव था? बाल गंगाधर तिलक, ब से, ये भी ब से। और पाल कहाँ एक्टिव था? बंगाल। पाल एक वंश भी था, एंशिएंट हिस्ट्री में पाल वंश सेन वंश थे, वो बंगाल में ही एक्टिव थे। तो 3 आदमी, तीनों पढ़े लिखे काबिल, तीनों ने प्लान किया कि यार ये क्या हो रहा है देश में। एप्लीकेशन लिखते लिखते 20 साल बीत गए, कोई हमारी सुनता ही नहीं। 1885 1885 से 1905 कितने साल बीत गए? 20 साल। सिर्फ जाते हैं चाय पी के वायसराय के घर, एक दफ्तर में वो एप्लीकेशन लिख के वापस आ जाते हैं। क्या किया वायसराय ने? कुछ भी नहीं किया। वायसराय ने चाल चल दी और क्या डिवाइड कर दिया हमारा बंगाल। इसे कहा जाता है बंग भंग। बंगाल को भंग कर दिया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब इन तीनों ने जाके ये बात अपने अपने एरिया में डिस्कस की कि भाई ये कांग्रेस कर क्या रही है। तो कांग्रेस के जो बुजुर्ग से आदमी थे ना, उनको फील हुआ कि शायद ये ना हमसे हमारी कमान खींचना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये तीनों हेड बने और पूरी कांग्रेस इनके पीछे चले। जैसे हम लोगों की दिक्कत क्या थी, हम लोगों को ना आज से नहीं सदा से ही इंडिया में गद्दी का लालच रहा है। पहले भी था, कांग्रेस में भी यही हाल था, खींचातानी। तो बुजुर्गों को लगा कि ये 3 लड़के हमारी सीट छीनना चाहते हैं। किन लोगों को लगा ऐसा? इनमें दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, तेलंग और ये बड़े बड़े लीडर्स। तो इन तीनों ने कहा भाई ऐसे काम कैसे चलेगा, इन बुजुर्ग लोगों से सीट छीनना बड़ा मुश्किल है। एक काम करते हैं, हर साल कांग्रेस की बैठक होती थी, हर साल। उस बैठक में 1 साल के लिए अध्यक्ष बनता था। उस पूरे साल किसकी चलती थी? अध्यक्ष की। तो इन तीनों ने कहा कि एक काम करते हैं, हम तीनों कोशिश करते हैं, एक का नाम ले लेते हैं और पूरी कोशिश करके पूरी जान लगा के उस एक को अध्यक्ष बनवा देंगे। भाई वोटिंग तो होगी ही। अब इन तीनों ने डिसाइड किया कि एक काम करो, बाल गंगाधर तिलक का नाम आगे बढ़ाओ। लाला जी पीछे हट गए, पाल भी। सबने कहा सारी ताकत लगा दो, इस बार लीडर कौन बने? बाल गंगाधर तिलक। घर घर गए, गांव गांव घूमे, सारे यूथ को इकट्ठा किया कि भैया देखो, कांग्रेस बुजुर्गों की संस्था बन के रह गई और कांग्रेस की कोई चलनी नहीं है, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, बंगाल बट गया। तो सबको लगा कि हाँ ठीक कह रहे हैं, लाल बाल पाल की तिकड़ी को हमें भी ज्वाइन करना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक के नाम खूब छा गया। तो अब बुजुर्गों को चिंता हुई कि भैया बाल गंगाधर तिलक अगर आ गया तो ये तो हिंसात्मक कार्यवाही करके मारकाट मचवा देंगे, क्योंकि ये तो नौजवान थोड़े उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी थे। तो इन सारे बुजुर्गों ने कहा एक काम करते हैं, जो सबसे बुजुर्ग आदमी है ना, उसकी इज्जत सबसे ज्यादा थी, वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा की उम्र बहुत हो गई थी बेटा इस टाइम तक। दादा भाई नौरोजी ये 1800 लगभग 25 के आसपास पैदा हुए थे। तो तुम लगा लो कितने बुजुर्ग हो गए, बिल्कुल बूढ़े आदमी हैं। जानबूझ के बुजुर्गों ने कहा इनका नाम दे दो, ये इस बार इलेक्शन में खड़े कर दो। अब इनकी इज्जत ना कांग्रेस का सबसे छोटा और सबसे बुजुर्ग आदमी भी करता था, क्योंकि इनसे ज्यादा समझदार उस जमाने में पढ़ा लिखा और काबिल आदमी था नहीं। ये वो आदमी है जिसने वो काम किया जो आज तुम्हारी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करती है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। तुम्हारे देश में नेशनल इनकम की जानकारी ये लगाता है। पर कैपिटा इनकम है ना, प्रति व्यक्ति आय, देश की कुल आय, उसके लिए एक संस्था। एक बार थोड़ा सा एक्टिवली देखो, इनमें से कोई एक आधा बात कर रहा है, उसको चलता कर दो क्लास में से। तो ये संस्था काम करती है बेटा, इसमें हजारों लोग हैं। इस अकेले आदमी ने इस संस्था का काम किया था सबसे पहली बार, बहुत पहले 1867 में। तब तुम्हारे मेरे घर में सोचो, लोग बिल्कुल ही अनपढ़ रहे होंगे, हम नॉर्मल लोग, इंडियन पढ़ते नहीं थे।
तब ये आदमी इतना पढ़ा लिखा था कि इसने पर कैपिटा इनकम निकाली थी उस जमाने में। और तब जानते हो पर कैपिटा इनकम कितनी निकली थी? 20 रुपीज पर हेड, यानी एक आदमी को 1867 में, बहुत बड़ी बात थी, 20 रुपए मिल सकते थे, इतना अमीर था भारत। इन्होंने किताब लिखी ताकि कुछ लोग जान जाएं। उस किताब में लिखा कि कैसे इंडिया, एक इतना अमीर देश, गरीब लगातार बनता जा रहा है अंग्रेजों के कारण। किताब का नाम था द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पेपर में आती है किताब, गरीबी का कारण इंडिया में, और अगर अंग्रेज ना होते तो भारत कैसा होता। इस तरह की बात इन्होंने की। अब तुम्हें लग रहा होगा ये इंडियंस को जगाने वाले थे, बिल्कुल, लेकिन इनकी इज्जत अंग्रेज भी करते थे। ये पहला इंडियन है जिसको अंग्रेजों ने ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठाया। ब्रिटेन में अंग्रेज अपनी संसद में किसी को हम जैसों को बैठाते नहीं, वो हमें बराबर मानते ही नहीं थे, लेकिन ये पहला इंडियन है जिसको अंग्रेजों ने अपनी संसद में जगह दी। वरना अंग्रेज क्या कहते थे? इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। भारतीय और कुत्ते का प्रवेश यहाँ वर्जित है। इंडियंस को कंपेयर करते थे कुत्ते के साथ। ये वो आदमी है जिसने पढ़ लिख के ये प्रूव किया कि भारतीयों को तुम कुछ कहो, लेकिन जो पढ़ा लिखा है तुम्हें उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, उसको जगह देनी पड़ेगी। फर्स्ट इंडियन जिनको अंग्रेजों ने अपनी पार्लियामेंट में जगह दी, क्या नाम था इनका? हाँ, क्या पहली बार गिना इन्होंने? प्रति व्यक्ति आय, या जिसे कहते हो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा। तो दादा बड़े आदमी होंगे ना। अब सोचो ये घटनाएं 1866 की हैं, तब भी मैच्योर थे। अब मैं बात कर रही हूँ 1905 की। तो जब बुजुर्ग लोगों ने कहा यार एक आदमी का ऐसा नाम दो कि ये कुछ कर ही ना पाए, तो नाम आगे कर दिया दादा का। अब इनके ग्रुप को पता चला कि भैया कंपटीशन में, कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का कंपटीशन होता था, उसमें कौन खड़े हुए हैं? तो इन तीनों ने कहा इनके सामने हम बच्चे हैं, हम भैया तो गुस्ताखी है, बेवकूफ़ी है अगर दादा के सामने हमारे में से किसी का नाम जाए। तुरंत इन्होंने अपना नाम वापस किया, मैं नहीं लड़ सकता, दादा के खिलाफ खड़े होना बेइज्जती है, हमारी नहीं देश की। तो दादा तो अकेले खड़े होंगे, दादा का कोई विपक्षी या विरोधी नहीं होगा। इसीलिए 1906 का कांग्रेस का जो सेशन था, इसका हेड कौन बना? इस कारण से। अब ये पीछे तो हट गए, ठीक है, 1 साल और चल जाएगा, लेकिन दादा काफ़ी बुजुर्ग हैं। दादा ने कहा भाई आज के बाद मुझे दुखी मत करना, अब मेरे बस की काम नहीं रहा, ना मैं मेंटली उतना एक्टिव रहा, ना फिजिकली मैं उतना काम कर सकता। दादा ने अपना हाथ आगे तक के लिए खींच लिया, आगे तुम चाहे लड़ो चाहे मरो, मुझे मत दुखी करना, मैं कर नहीं सकता। दादा के हटने का मतलब अब ये फिर एक्टिव होंगे, अगले साल एक्टिव होंगे। इन्होंने फिर कोशिश कर दी 1906 में कि चलो 6 में तो दादा बन गए, 7 में हम में से कोई सा बनेगा। इन्होंने पुरजोर कोशिश की कि हमारा नंबर आए, और मैंने अभी आपको बताया। बताओ तिलक किस बेल्ट में एक्टिव थे? हाँ, तिलक एक्टिव थे उस टाइम पे, ये वाली एक्ट तिलक, इसको कह लो कौन कौन सा? गुजरात और महाराष्ट्र, यूपी तक इनफैक्ट इनका सिक्का चलता था। अब तिलक ने जी जान लगा दी, पता नहीं कितने लड़के तिलक के साथ आके इकट्ठे हो गए। ऊपर पंजाब की तरफ एक्टिव हो गए, लाहौर की तरफ लाला लाजपत राय, ये सब एक्टिव थे उस टाइम पर, और पाल एक्टिव हो गए इस तरफ। तो सारे भारत में एक लहर चल पड़ी कि भैया इस बार कौन बनना चाहिए अध्यक्ष? बाल गंगाधर तिलक। सब कुछ फेवर में था तिलक के, लेकिन ये मत सोचो कि वो बुजुर्ग खाली बैठे हैं, वो भी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे क्या दाव चले हम लोग की, इनकी ये काट हो जाए इनकी बात की। डिसाइड हुआ कि बैठक होगी मुंबई में। उस टाइम पे पुणे में हुई थी उस टाइम, लेकिन उसको मुंबई कहते थे, कि पुणे में बैठक होगी। एंड मौके पर 2-3 दिन पहले अचानक से जगह बदल दी गई और कहा गया पुणे में नहीं होगी, मुंबई में नहीं होगी, हम बैठक करेंगे यहाँ पर। नाम था सूरत। तो ये सब कहेंगे कि भैया ऐसे कैसे बदल दिया? तो बोले रूल बना रहे हैं नया, जिसका एरिया होगा, जिस एरिया में बैठक होगी, वहाँ का लड़का या वहाँ का आदमी अध्यक्ष नहीं बनेगा। इसका मतलब बम्बई, क्योंकि बम्बई का है तो तुम अध्यक्ष नहीं बन सकते, ये रूल बन गया। इन्होंने कहा कब बना रूल? बोले अभी बनाया हमने। तो फिर इसका मतलब सीधी बात है कि तुम्हें नहीं बनना, कुछ भी करके तुम्हें नहीं बनना। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं भाई, बुजुर्ग हैं, कह रहे हैं, जाना पड़ेगा। जहाँ डिसीजन हुआ वहाँ पहुँच गए सब। लेकिन सोचो किसी ने 1 डेढ़ 2 3 साल से तपस्या की हो, कि मेहनत की हो कि भाई इस बार हमें देश बदलना है, और लास्ट मौके पे पुणे था। एक्चुअल में मुंबई लिख रही हूँ पूरी बेल्ट के लिए, जगह क्या थी वो? पुणे महाराष्ट्र से उठा के जगह कहाँ ले गए? सूरत में।
कोई नहीं, ये सब पहुंचे, लेकिन जितने लोग पुणे में आ सकते थे उतने नहीं गए। अब जैसे एक जगह डिसाइडेड हो, कई महीनों से दिमाग था यहाँ बैठक है, अचानक से बदल गई, तो मुट्ठी भर लोग पहुंचे वहाँ गए, तो जैसे तुम बैठे वैसे बैठ गए। सेशन था, सेशन में सामने खड़े हुए कि भाई इस बार का जो है अध्यक्ष का मुद्दा है ये वो, बातचीत स्टार्ट हुई। एक तरफ वो जवानों की टोली बैठ गई, लाल बाल पाल, उनके पीछे ढेर लड़के, और एक तरफ फिर बुजुर्ग लोग। तो वहाँ तू मैं होने लगी। इन लोगों ने कहा, जो यंग थे उन लोगों को, कि आप लोग पिछले 2 साल से क्या कर रहे हैं बताइए जरा। 1905 में बंग भंग हो गया, तो क्या किया आपने, क्या डिसीजन लिया, क्या आपने स्टेप उठाया? तो कोई स्टेप नहीं उठाया, देखने में तो कुछ भी नहीं किया। फिर 1906 में मुस्लिम लीग बन गई, तो आप लोगों ने क्या किया? तो हमने एप्लीकेशन लिख दी। तो एप्लीकेशन से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। होगा तो कब होगा? 2 साल तो हो गए। अंग्रेज आपको डिवाइड करते जा रहे हैं, आपको पता नहीं चला। तो बस ये बात जो है ना, तू मैं पे उतर आए। अब ये जो बुजुर्ग लोग हैं, ये इनको कहने लगे, तुम कल के आए हो, तुम्हें क्या पता देश कैसे आज़ाद होता है, तुमने मजाक समझ रखा है, ऐसे लड़के थोड़ी ना आज़ादी मिलती है। इन्होंने कहा, तो हाथ पे हाथ रख के बैठने से भी नहीं आज़ादी मिलती, जवाब तो देना पड़ेगा ना, जब वो आपके सामने बड़े स्टेप ले रहे हैं। अब पता नहीं कैसे क्या हुआ, एक जवान लड़के ने उठा के पीछे से कुर्सी उधर फेंक दी जहाँ वो बुजुर्ग बैठे थे। तो गुस्से में आ गए, वहाँ से भी किसी ने उठा के कुर्सी फेंक दी, फिर जूते, फिर चप्पल, फिर लड़ाई। फिर ये तब भी होता था, मेन लोग नहीं लड़े लेकिन पीछे वाले लड़े, और वो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बुजुर्गों ने कहा, तुम खड़े हो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अब इन लाल बाल पाल को खड़े करके कहा, निकलो यहाँ से, तुम कांग्रेस के मेंबर नहीं हो। तो उन्होंने कहा, सॉरी सर, गलती हो गई। ये वो नहीं माने। इन्होंने कहा, सर जो आप कहेंगे वो करेंगे, आप कहोगे आपका अध्यक्ष, हमसे गलती हो गई, हमारे लड़के जो हैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गए। तो कहा, नहीं तुम आज यहाँ गड़बड़ करोगे, तुम वायसराय के मुंह पे फेंकाओगे कुर्सी, फिर क्या होगा? बदनामी तो हमारी होगी ना, तुम यहाँ से निकलो। इन लोगों को बेटा इन्होंने यहाँ से चलता कर दिया, और इसे हम कहते हैं कांग्रेस में फूट पड़ गई। 2 दल बन गए, एक बुजुर्गों का जिसको नाम देते हैं नरम दल, भाई नरमी से बात करते थे, और दूसरा जो गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट जिसको कहते हो। गरम दल के 3 लीडर खड़े हो गए, लाल बाल पाल। वैसे लाल बाल पाल समझदार थे, इन्होंने वहाँ माफ़ी भी मांग ली। इन्होंने ये कहा, जो आप कहोगे ना सर वही करेंगे, लड़के हमारे पीछे हैं। फिर इन्होंने कहा, नहीं तुम्हारे कंट्रोल में कहाँ हैं? जब इन्होंने कुर्सी फेंकी तब तुम्हारी क्यों नहीं सोची इन्होंने, हम तुम्हें गलती से भी मेंबर रहने नहीं देंगे। यानी इन लोगों के ऊपर से हाथ हट गया एक ताकतवर दल का, जिसे क्या कहते हो, कांग्रेस। कांग्रेस का हाथ हटने का मतलब अब ये शिकंजे में कस लिए जाएंगे अंग्रेजी सरकार के, क्योंकि वो तो इनको एक्सप्लॉइट करेगी, पकड़ेगी, मारेगी, पीटे, कौन बचाएगा? कांग्रेस एक ताकतवर दल था, इसके सामने अंग्रेज भी ढीले पड़ जाते थे। तो नरम और गरम में बंटवारा हो गया। कहाँ पर? कौन से अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। और इसके बाद अंग्रेज एक बात समझ गए कि अब ये आपस में कलेश करके बट गए, अब सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग चलेंगी। क्यों? क्योंकि 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी संस्था को चलाने के लिए, एक पैसा और एक ताकत। ताकत कैसी? यूथ की। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ताकतवर होती है अगर यूथ उसके साथ हो। ताकत का मतलब था युवा वर्ग, और युवा का मतलब था ये 3 लड़के, इनके पीछे के लड़के, लाल बाल और पाल। लेकिन बेटा जिस एज में ये लोग थे उस एज में पैसा नहीं होता। जैसे पैसे की एक उम्र होती है जब बिजनेस करके कुछ काम धंधे नौकरी पेशा, ये थे पढ़े लिखे। इन लोगों ने अपने पास इतना नहीं जोड़ा था कि ये देश चला देंगे। ये जो पैसा था ये पार्टी के पास था। किसके पास था? कांग्रेस में तो बहुत बड़े बड़े अमीर लालाओं ने पैसे दे रखे थे ना। कांग्रेस तो आंख बंद करके ऑर्गेनाइजेशन का 3 दिन की बैठक, हलवाई बैठा दिया, टेंट लगा दिया, म्यूजिक मतलब सब सिस्टम वगैरह। इनके पास बहुत पैसा था। पैसा और ताकत मिलती तो देश आज़ाद हो जाता, और ये मिली भी रही 20 साल। लेकिन फिर ताकतवर लोग ये कहने लगे कि तुम पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, तुम कुछ कर ही नहीं रहे बैठ के। तो पैसा अलग हो गया और ताकत अलग। अब अंग्रेज़ों को इसका फ़ायदा मिलेगा क्योंकि अंग्रेज़ इन दोनों चीज़ों से डरते थे। अब जिसके पास पैसा है उसके पास क्या नहीं है? बिना ताकत के कोई क्या करेगा? अंग्रेज जानते हैं ये बुजुर्ग लोग आके कुछ नहीं करेंगे, ये चिल्ला भी नहीं सकते। अगर वो आ गए तो चिल्लाएंगे, चीखेंगे, पीछे जवान लड़कों को ले आएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, आग लगा देंगे बिल्डिंग में, वायसराय के दफ्तर में तोड़फोड़ कर देंगे, तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई। आग लगा दे, बाहर ताला लगा के बिल्डिंग में आग लगा दे, क्या कर लेंगे? तो ये डर था, ये डर खत्म हो गया। सिर्फ पैसा क्या करेगा, कांग्रेस क्या करेगी? इसीलिए अंग्रेजों ने अगले 9 साल पूरे मजे से 1907 से लेके 1916 तक जैसे चाहा वैसे आपके देश को चलाया। और इसी बीच में ये कई बड़े स्टेप उठा के इंडिया के सामने ले आए, जिनमें एक बहुत बड़ा स्टेप था 1909 का 2 आदमी, एक मार्ले और एक मिंटो, ये 2 आदमियों के नाम हैं।
इन दोनों ने कहा हम इंडियंस का सुधार कर रहे हैं। एक्चुअल में ये आपको एक्सप्लॉइट करेंगे और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। पढ़े लिखे लोग जानते हैं ये झूठी बात है, कोई सुधार नहीं हुआ। इन्हीं को बोलते हैं रिफॉर्म्स, किसी चीज़ को बढ़िया करना, रिफॉर्म्स या सुधार करना। मार्ले और मिंटो दो नाम किस किस के हैं? ये मार्ले नाम का आदमी है सेक्रेटरी, महारानी का सचिव या सेक्रेटरी, और ये मिंटो है आपके इंडिया का वायसराय, यानी महारानी का या महाराजा का मेन आदमी जो इंडिया के ऊपर कंट्रोल करता है। अब ये आदमी सारी इंडिया की खबर इसको देता है। ये कहाँ बैठता है? लंदन में, सेक्रेटरी है, इसके पास सारे कागज जाते हैं। ज़रूरी बात को ये महारानी के कान तक पहुँचाता है कि मैडम ऐसी गड़बड़ हो रही है इंडिया में। फिर महारानी संसद में वो पॉइंट रखवाती है, फिर डिस्कशन होता है। इसका मतलब ये एक प्रोसेस है। यहाँ का सारा कामकाज कौन देखता है? वायसराय। वायसराय रिपोर्ट करता है सचिव को। सचिव को लगता है ये बात गड़बड़ करेगी तो ये उस रिपोर्ट को पहुंचा देता है महारानी तक, और महारानी पहुंचा देती है संसद। फिर वहाँ नया कोई रूल बन जाता है। तो ये दो आदमी हैं, मार्ले और मिंटो। एक आपके यहाँ हेड है वायसराय और एक महारानी का सचिव। ये दोनों मिलके कहते हैं चलो हम इंडिया का सुधार करेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे। एक्चुअल में ये इंडिया को और ज़्यादा तोड़ेंगे, और अब ये ताकत तोड़ने की इनकी कानून कहलाएगी। ये नाम रखेंगे मार्ले मिंटो सुधार 1909 का। इसी को कहते हैं भारत परिषद अधिनियम। एक एक्ट आएगा, इसमें पता है बहुत सारी बातें करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात क्या करेंगे? हिंदू और मुसलमान दोनों की सीट्स को लिख पढ़ के अलग कर लो। आज के बाद लिखित में ले आओ, ये सीट हिंदुओं की, ये सीट मुसलमानों की। पहले हम सब एक थे, हम लड़ते थे। हम ये नहीं कह रहे हम नहीं लड़ते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम पहले कभी लड़े नहीं, हम लड़े थे। अंग्रेजों के आने से पहले भी हम खूब लड़ते थे, पर फिर भी हम एक थे। जैसे एक घर में भाई बहन लड़ लें या बहन बहन लड़ लें, भाई भाई लड़ लें। इनके आने के बाद क्या हो गया? डिवीजन लिखत पढ़त का हो गया। पहले इन्होंने मुस्लिम लीग बनवाई, फिर इन्होंने मुस्लिम लीग को आगे समझाया कि तुम्हारे तो काम भी अलग हैं, लिख पढ़ लो वरना ये हिंदू तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वहाँ हिंदू मुसलमानों की सीट्स लिखित में अलग कर दी। ये पहली बार कागज़ों पे लिख के आप अलग हो गए। पहले आप अलग किए मन से, मुस्लिम लीग बनवा के, अब कागज़ों में कानूनन आपको अलग कर दिया गया। नाम दिया गया सुधारों का, मार्ले मिंटो सुधार। अब इस टाइम हम कुछ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारी ये दो चीज़ें अलग हो गई, पैसा अलग है और ताकत अलग। अच्छा, इस ताकत के ऊपर इन्होंने और तोड़ने के लिए, इनमें सबसे ताकतवर कौन था? बाल गंगाधर तिलक। सबसे इन द सेंस जिसकी बाकी लोग सब इज्जत करते थे। एक होता ना भाई इस आदमी का पद बड़ा है, ओहदा बड़ा है। तिलक को उठा के झूठे केस में फंसा के मांडले जेल भेज दिया। अगले 6 पता नहीं 8 साल तक लगभग ये मांडले जेल में रहे। तो ये सोचो कि जो आदमी सबसे ज़्यादा ताकतवर था, जो देश में बदलाव कर सकता था, उसको पकड़ के, अब कांग्रेस का तो ये मेंबर नहीं है, निकल चुके, कांग्रेस के मेंबर नहीं है, तो अब सारी कठिनाइयाँ इनको झेलनी पड़ेंगी। इनको मांडले जेल भेज दिया। लाला लाजपत राय भेजे गए थे मांडले, पर जनता का दबाव बन गया और इनको फिर 5-6 महीने बाद ही बुला लिया गया। पाल बीच में गायब हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, यानी इनकी तिकड़ी में एक तरह से बिखराव हो गया, मन से नहीं, जबरदस्ती का बिखराव। अब सारी ताकत, पैसे वाले के पास ताकत तो है नहीं, तो ताकत है अंग्रेज़ों के पास। उन्होंने हमारी सीट्स लिखित में अलग कर दी और हमारे लाल बालपाल कुछ नहीं कर पाए। 1909 के बाद 1911 में इनका एक राजा जिसका नाम है जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम, इंडिया आने का प्लान करता है। वो कहता है मैं देखूंगा हम कहाँ राज करते हैं। तो इंडिया आता है। जब वो इंडिया आया तो उसके लिए दिल्ली को बहुत सुंदर सजाया। तब पानी के जहाज़ में आया करते थे और मुंबई आके उतरता था हमेशा पानी का जहाज़। तो जॉर्ज पंचम मुंबई आके उतरते हैं और यहाँ बहुत भव्य स्वागत किया जाता है कि भाई हमारे ऊपर राज करने वाले ये हैं जॉर्ज पंचम, तो क्वीन के बेटे। उसके बाद ये यहाँ से, कलकत्ता मेन शहर था तब तक, वहाँ नहीं जाते, इनको ले जाते हैं दिल्ली की तरफ। और दिल्ली को बहुत सुंदर, कहते हैं दुल्हन की तरह सजा दिया। दिल्ली की एंट्री पे हाथी, बहुत सुंदर सजे हुए हाथी, घोड़े और बैंड बाजा इस तरह से। तो जब ये दिल्ली में एंटर हुए, उन्होंने कहा वाह कितनी सुंदर शहर है, ये राजधानी बननी चाहिए। उस दरबार में बहुत बड़ा दिल्ली दरबार लगा, जहाँ ये ऐसे सिंहासन टाइप पे बैठाए गए, इनके आगे लोग डांस कर रहे हैं और बहुत सुंदर इस तरह का। तो इनको बड़ा भव्य एहसास हुआ। इन्होंने वहाँ 1911 के दिसंबर में घोषणा की, पहली अब के बाद राजधानी परिवर्तित होगी। राजधानी क्या थी पहली? कलकत्ता।
उठा के नया बसा दो शहर, दोबारा से इसको बहुत सुंदर और बढ़िया बसाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाओ, नई दिल्ली। तो 1911 के दिसंबर में राजधानी परिवर्तन करने की घोषणा कर दी। कौन है ये आदमी? जॉर्ज पंचम। किसी ने इसको कहा कि सर यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं, हिंदू मुसलमान जो है ना वो चाहते हैं कि आप बंगाल को एक कर दो। तो इसने पता किया, इसके जितने नीचे अंडर काम करने वाले अफसर थे उन्होंने कहा सर कर दो एक, बेशक अब ये हमने वैसे मन से अलग कर दिए, हमने मुस्लिम लीग बनवा दी, रिफॉर्म्स के नाम पे इनकी सीटें अलग कर दी, तो ठीक है अगर आप एक कर भी दोगे तो भी इनका मन अलग है। तो इन्होंने कहा जनता की ख्वाहिश पर मैं बंग भंग को रद्द कर रहा हूँ। लेकिन बेटा इस रद्द होने का फायदा तो नहीं है ना, क्योंकि तब तक तो जिसको जो काम करना था अंग्रेजों को कर चुके वो। उन्होंने क्या बनवा दी? मुस्लिम लीग प्लस क्या अलग करवा दी? सीट्स। तो अब हम कितना ही एक कर लें, अब हम एक हो नहीं सकते थे, बस दिखावटी तौर पे इसने दो बड़ी घोषणाएं कर दी। तो बंगाल विभाजन करने वाला था लॉर्ड कर्जन और बंगाल विभाजन को रद्द करने वाला है जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम जब इंडिया आया तो बहुत इसको खुशी हुई इंडिया देख के, और कहाँ आया था ये? दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में आके इसने क्या घोषणा की कि अब के बाद राजधानी परिवर्तित होगी। कहाँ से कहाँ आएगी? कलकत्ता से दिल्ली। और फिर दिल्ली पे काम हुआ और दिल्ली का एक नया रूप बन के सामने आया, जिसे क्या नाम दिया जाता है? तो हमारी राजधानी दिल्ली है या नई दिल्ली है? ये बाद में बसाई गई है। और इसके लिए एक बाहर से आर्किटेक्ट आया जिसका नाम था लुटियंस, एडविन लुटियंस। इसने पूरी दिल्ली को डिज़ाइन किया। एक दिल्ली तो हमारी पुरानी दिल्ली है जिसको हम कहते हैं हमारी दिल्ली, उसका पुराना नाम था ढिल्ली का। हमारी दिल्ली जो है ना, इंडिया की दिल्ली, वो ढिल्ली का थी। और ये किसने बसाई थी? तोमर वंश के राजाओं ने 736-37 एडी में ये बसी थी। जैसे आज 2024 है, ऐसे कभी 736, 37, 38 भी तो रहा होगा ना, तब दिल्ली बसाई थी। किस नाम से? ढिल्ली का। और कौन सा वंश था ये? तोमर। एक आदमी जिसका नाम था अनंगपाल तोमर, इसने बसाई थी दिल्ली। लेकिन तब दिल्ली ढिल्ली का थी। फिर दिल्ली पता नहीं कितनी बार बनी, बिगड़ी, तहस नहस हुई, फिर बनी, बिगड़ी, अलग अलग नामों से। कभी सीरी के नाम से, कभी शाहजहानाबाद के नाम से, अलग अलग लोगों ने दिल्ली का नाम बदला, लेकिन बेसिक दिल्ली थी ढिल्ली का। अब यही दिल्ली आज के टाइम पे कौन सी दिल्ली कहलाती है? पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में अंतर है। क्या अंतर है? पुरानी दिल्ली है कंजस्टेड, पुरानी दिल्ली की गलियां हैं बहुत बहुत पतली पतली। पुरानी दिल्ली में बारिश होने पर पानी खड़ा हो जाता है, मच्छर, बीमारियां, गंदगी। यहाँ आज भी बढ़िया सड़कें नहीं है क्योंकि लोग बसे हुए हैं, कहाँ बनाओगे सड़क? लेकिन नई दिल्ली है प्लैंड सिटी, ये बाद में बनी है, पहले डिज़ाइन हुई है फिर बसाई है। नई दिल्ली को किसने बसाया? क्या नाम दिया था मैंने अभी? लुटियंस ने, एडविन लुटियंस। और किसके कहने पे ये सब काम हुआ है? जॉर्ज पंचम। 1912 से लेकर लगातार दिल्ली को बसाया गया। और जिसको तुम नई दिल्ली कहते हो ना, अभी तुमने देखा 26 जनवरी पे हमारी परेड हुई है ना इंडिया की, और कौन आया था हमारा चीफ गेस्ट? फ्रांस का हेड आया था ना। तो जो ये परेड हुई है ना, ध्यान से देखो, दिल्ली, नई दिल्ली में एक पहाड़ी खरीदी पहले अंग्रेजों ने भी, एक पहाड़ी का एरिया लिया। वो पहाड़ी जागीर थी जयपुर के राजा की, तो उसको रुपए दिए कि ये पकड़ रुपए, अब ये जागीर तेरी हमारी हो गई। ये पहाड़ी लेके ऊपर से इस पहाड़ी को थोड़ा सा काट दिया, नीचे से तो उठा हुआ है लेकिन ऊपर से इसको प्लेन सा कर दिया। इसका फायदा ये हुआ कि जो स्ट्रक्चर बना वो बाकी एरिया से थोड़ा सा ऊंचा बना, पानी नहीं इकट्ठा होगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनाई गई थी वायसराय का घर और दफ्तर, जिसको आज हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स हाउस, या आज हम कहते हैं राष्ट्रपति भवन। वो हमारे राष्ट्रपति के लिए नहीं बना था, वो उनके वायसराय के लिए बना था। तो वायसराय का घर और दफ्तर एक पहाड़ी को काट के बनाया गया। ये पहाड़ी कहलाती है रायसीना हिल्स, इसी का नाम था रायसीना की पहाड़ी। ये जयपुर के राजा की जागीर थी। इसके सामने यहाँ इंडिया गेट बनाया गया था, जिसको आप द वॉर मेमोरियल नाम से जानते हैं। मोदी जी ने अब कह ही दिया कि इंडिया गेट मत कहो, पहले भी इसका नाम द वॉर मेमोरियल था। कारण कभी आप जब जाएं तो आप देखेंगे इसकी जो ईंटें जो इस्तेमाल हुआ है, इसमें पत्थर, इन पे नाम लिखे हुए हैं। इसके जब पास जाओगे ना गेट के, तो तुम देखोगे वहाँ नाम लिखे हुए हैं पूरे गेट पे, अंदर बाहर। वो नाम है उन शहीदों के जो अंग्रेज़ों के टाइम में, कई हमने युद्ध लड़े थे अंग्रेज़ों के टाइम पर भी, जैसे भारत बर्मा युद्ध हुआ या कई युद्ध, उनमें जो इंडियन शहीद हुए, इनके नाम यहाँ लिखे हैं। तो क्योंकि ये शहादत की याद दिलाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा द वॉर मेमोरियल, कि वॉर में जो लोग चले गए उनकी याद में।
1971 में हमारी और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। 71 की लड़ाई बंद हुई थी 72 के शिमला समझौते से, जब उनके देश का हेड हमारे देश में आया था जुल्फिकार अली भुट्टो। तो 71 में जो हमारे इंडियन शहीद हुए, हमारे भारतीय फौजी सैनिक, उनकी याद में यहाँ 24 घंटे एक ज्योति जलाई गई जिसे नाम दिया गया अमर जवान ज्योति। ये कब से जलाई गई है? 1972 से 71 के युद्ध की याद में। ये 24 घंटे सर्दी गर्मी बारिश आंधी तूफान में जलती रहती है। कारण ये वो वाली आग नहीं है, कभी आप जाएंगे देखेंगे ये शीशे में बंद आग है और नीचे से गैस के पाइपलाइन बना के ताकि ये बुझे ना, तो 24 घंटे जलती रहती है। कब से स्टार्ट की थी ये? तब आपकी पीएम हुआ करती थी इंदिरा गांधी। ये जो बीच का रास्ता देख रहे हो ना, इसी को तुम कहते हो राजपथ। यहाँ से यहाँ जो ये गेट जाता, ये सड़क जाती है, ये वीवीआईपी इलाका, इसी को राजपथ कहा जाता है और वो झांकियाँ यहीं से निकलती हैं। इनके थोड़ी सी ही पास में, जैसे लगभग 1.5-2 किलोमीटर में, इंडिया का पार्लियामेंट हाउस है, जिसे आप कहते हैं संसद भवन, जिसके पार्ट हैं लोकसभा, राज्यसभा और सेक्रेटरीट, जिसको आप सचिवालय भी कहते हैं। इस पूरे एरिया को कहा जाता है नई दिल्ली। ये प्लैंड सिटी है, ये पहले से नहीं बसी हुई थी। इसमें जितने लोग रहते हैं, जितने लोगों का घर है, वो लगभग लोग आपको एमपी और दिल्ली के एमएलए प्लस सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं ना, इन सब की रिहाइश है यहाँ। यहाँ इस एरिया से ही लगते एरिया में एम्बेसीज हैं। हर राज्य अपनी एक वो बना लेता है कि भाई जैसे उत्तर प्रदेश भवन मिलेगा, यूपी का कभी अगर सीएम आएगा तो उसको होटल में नहीं रुकना, वो उत्तर प्रदेश भवन है उसमें रुक जाएगा आराम से, वहाँ का राज्यपाल या कोई भी आए। ऐसे हर स्टेट के, हर यूटी के यहाँ पे भवन बनाए गए हैं आसपास के एरिया में। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो उन सबको रिहायशी बंगले मिलते हैं ना, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको बंगले मिलते हैं, एमपीज को सबको घर मिलता है, जो दिल्ली के एमएलए उनको घर मिलता है। तो वो सारा एरिया जो ऐसे बसाया है, बहुत सुंदर, पूरे बड़े बड़े बंगले, ग्रीन, ये पूरा कहलाता है नई दिल्ली। और नई दिल्ली सुंदर शहरों में गिना जाता है, जबकि दिल्ली सबसे पोल्यूटेड शहर गिना जाता है। नई दिल्ली में बहुत ग्रीनरी है, आप इस एरिया को कवर करेंगे ना तो बहुत चौड़ी सड़कें हैं, यहाँ जाम नहीं लगता, और बहुत सुंदर ग्रीन, चारों तरफ ग्रीन बेल्ट डेवलप की गई हैं। जिस दिल्ली को आप सोचते हैं पानी भर जाता है, बुरा हाल है, वो दिल्ली तो पुरानी दिल्ली है, जो किस नाम से जानी जाती थी? दिल्ली का, जिसको किसने बसाया था? किस राजा ने? और ये पुरानी दिल्ली के बाद ही क्या बसी है? नई दिल्ली, जिसको डिजाइन किसने किया है? लुटियंस ने, एडविन लुटियंस ने। अब समझ में आ गया ये अंतर है। बताओ कौन सी पहाड़ी काट दी गई थी? वो रायसीना हिल्स। किसकी जागीर थी ये? जयपुर के राजा। इंडिया गेट का नाम क्या है? द वॉर मेमोरियल। इनमें किसके नाम लिखे हैं? शहीद, जो या तो अंग्रेजों के जमाने में भारत बर्मा युद्ध में शहीद हुए या फिर हमारे जितने भी ये थे। यहाँ ये कब से स्टार्ट की गई अमर जवान ज्योति? 72 में। पीएम कौन थी तुम्हारी? इंदिरा गांधी। किस युद्ध के बाद? 71 के भारत पाक युद्ध के बाद। किस किस का समझौता था ये? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। कहाँ हुआ था? शिमला में। शिमला में। समझ में आ गया ये है हमारी नई दिल्ली। तो नई दिल्ली किसकी बसाई हुई है? लुटियंस की। और पुरानी दिल्ली अनंगपाल तोमर की। रायसीना हिल्स पर क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन। इंडिया गेट का पुराना नाम? कौन आया जब ये सब हुआ? कौन आया था? जॉर्ज पंचम। उसने 2 घोषणाएं की थी। पहला, राजधानी परिवर्तन। कहाँ से उठा के ले आओ? कलकत्ता से नई दिल्ली। और फिर दिल्ली के लिए किसको बुलाया गया? लुटियंस को। और एक घोषणा क्या कर गया? बंगाल विभाजन रद्द। जो किसने किया था? नहीं, बंगभंग किया किसने था? लॉर्ड कर्जन ने। उसने 2 हिस्से बांट दिए थे, एक तरफ हिंदू ज्यादा, एक तरफ मुसलमान ज्यादा। चलो कल पढ़ेंगे, कल बुक ले आना फिर इसको। हाँ।